हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्ट 3 में दिया गया है। आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। अब ये फंडामेंटल राइट्स होता क्या है, देखो ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये हम इंडिविजुअल्स को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा गारंटी किए गए हैं। तो ये गारंटीड राइट्स है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फंडामेंटल राइट्स सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के पास ही है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हम ऐसे देखेंगे जो कि सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों के लिए अवेलेबल है। तो कुछ फंडामेंटल राइट्स तो सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं और कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये गारंटीड राइट्स है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा हम इंडिविजुअल्स को गारंटी किए जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट, ये जो मिसकंसेप्शन है कि फंडामेंटल राइट्स सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स है सिर्फ सिटीजन्स के लिए, लेकिन और ऐसे भी फंडामेंटल राइट्स है जो सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों को अवेलेबल है। अब ये फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स से क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये राइट जो है ये बेसिक राइट्स है। दीज आर फंडामेंटल, दीज आर दी बेसिक राइट्स। देखो जैसे हम ह्यूमन बींग्स के बेसिक नीड होते हैं रोटी कपड़ा मकान, ये हमारा बेसिक नीड है, इसके बिना हमारा गुजारा नहीं है। ऐसे ही ये जो फंडामेंटल राइट्स है इसको फंडामेंटल इसलिए कहा गया है क्योंकि इट इज़ फंडामेंटल टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। हमारे एग्जिस्टेंस का क्या महत्व रह जाएगा अगर ये फंडामेंटल राइट्स ही हमें ना मिले। बहुत सारे फंडामेंटल राइट जैसे कि आर्टिकल 15 क्या कहता है? नो वन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये जो इतने क्रूशियल फंडामेंटल राइट्स है ये फंडामेंटल इसलिए है क्योंकि ये बेसिक राइट्स है। इट इज़ वेरी बेसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, इट इज़ वेरी बेसिक टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर ये राइट ही हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ये फंडामेंटल ये बेसिक राइट्स ही हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारे जीने का कोई महत्व ही नहीं होगा। इसीलिए इसको फंडामेंटल, इसीलिए इसको बेसिक राइट्स कहा गया है। जैसे बेसिक नीड के बिना हमारा गुजारा नहीं है, वैसे ही ये जो फंडामेंटल राइट्स है इसके बिना भी हमारा गुजारा नहीं है। इसीलिए इसको फंडामेंटल राइट्स कहा गया है क्योंकि इट इज़ फंडामेंटल टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। दीज आर दी बेसिक राइट्स। और क्यों कहा गया है फंडामेंटल? क्योंकि ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा गारंटी किए जा रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कहा जाता है फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। जितने भी लॉ इमर्ज होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा ही होते हैं। तो इसीलिए क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान द्वारा, जो कि फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है, हमारे संविधान द्वारा गारंटी किए जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ठीक है, तो आपको रीज़न पता चल गया कि क्यों फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स ही कहा जा रहा है। ये हम लोगों ने जान लिया। अब तीसरा पॉइंट, ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये जस्टिसिएबल इन नेचर है। इट इज़ इन्फोर्सिएबल अगेंस्ट द स्टेट, यानी कि अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हुआ, ठीक है, तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम इस फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कर सकते हैं अगेंस्ट दी स्टेट। मतलब अगर स्टेट ने हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमसे छीनने की कोशिश की, देन वी कैन डायरेक्टली अप्रोच दी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड फाइल अ रिट पिटिशन। और अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हुआ होगा, देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट विल गारंटी अस बैक आवर फंडामेंटल राइट्स। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कहा जाता है एज द गारंटर एंड डिफेंडर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा ये फंडामेंटल राइट्स गारंटी तो किए गए हैं, बट हु इज द गारंटर ऑफ दीज फंडामेंटल राइट्स? हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग माय फंडामेंटल राइट्स? अगर मेरा फंडामेंटल राइट्स कल को जाके वॉयलेट हो, अगर स्टेट मुझसे छीनने की कोशिश करे, देन हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग माय फंडामेंटल राइट्स? दैट इज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई को कहा जाता है एज दी प्रोटेक्टर एंड डिफेंडर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो अगर मेरा फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होगा, सो अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आई कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट एंड फाइल अ रिट पिटिशन, एंड अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आई कैन डायरेक्टली अप्रोच द हाई कोर्ट एंड फाइल अ रिट पिटिशन ओनली इफ माई फंडामेंटल राइट्स आर वॉयलेटेड। ठीक है, चलो तो फंडामेंटल राइट्स क्या है हम लोगों ने जाना? फंडामेंटल राइट्स आर दी गारंटीड राइट्स। दीज आर दी राइट्स दैट हैज बीन गारंटेड बाय द फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट्स आर दी बेसिक राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर वेरी फंडामेंटल. इट इज कॉल्ड फंडामेंटल because it is basic to human existence. Fundamental rights are not only available to the citizens of the country. There are lot of fundamental rights which is available to both citizens and foreigners of the country. तो एक एक करके हम लोग पॉइंट देखते हैं.
Fundamental rights are defined as the basic right of all citizens. These rights are so important that the Constitution of India has separately listed them and made special provision for their protection. These rights are provided in Part 3 of the Constitution. जैसे मैंने आपको बताया आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35. अब इंडिया ने ये फंडामेंटल राइट्स के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया यूएसए से. तो यूएसए में फंडामेंटल राइट्स नहीं कहते, वहाँ पे बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, ठीक है. लेकिन एक मेजर डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए. इंडिया के जो मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही इंक्लूड कर लिया था पार्ट 3 में. लेकिन यूएसए के जो बिल ऑफ राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स है, जिसको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, वहाँ पे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बिल ऑफ राइट्स नहीं था. अमेंडमेंट टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट द्वारा इंक्लूड किया गया वहाँ पे बिल ऑफ राइट्स. लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही डाल दिया गया था फंडामेंटल राइट्स बाय द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. तो देखो, द डेवलपमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया वॉज इंस्पायर्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स बिल ऑफ राइट्स. अब हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल इन नेचर, विच मीन्स इफ दीज राइट्स आर वायलेटेड बाय द गवर्नमेंट और एनी वन एल्स, द इंडिविजुअल हैज द राइट टू डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. जैसे मैंने आपको बताया, दीज राइट्स आर जस्टिसिएबल इन नेचर, मतलब अगर मेरे फंडामेंटल राइट्स को तुम छीनने की कोशिश करोगे, देन आई हैव द राइट टू डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है. इसको बोलते हैं जस्टिसिएबल और इन्फोर्सिएबल अगेंस्ट द स्टेट. फंडामेंटल राइट्स कैन ओनली बी सस्पेंडेड अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस. देखो, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अंडर आर्टिकल 352 जो कि नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान इन फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है. लेकिन आप ये याद रखिएगा कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है. नेशनल इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू सस्पेंड ऑल द फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21. और जो आर्टिकल 19 है उसको भी सस्पेंड किया जा सकता है, बट ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है. दैट इज एक्सटर्नल इमरजेंसी. ये हम लोग नेशनल इमरजेंसी जब पढ़ेंगे तो देखेंगे, ठीक है. चलो, तो जैसे मैंने आपको बताया, सम फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स. तो बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, और कुछ फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों को अवेलेबल है. तो कौन से फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स, वाइल अदर आर अवेलेबल टू ऑल. दैट मीन्स बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स, ठीक है. चलो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें डिफाइन किया गया है स्टेट को. तो यहाँ पे मैं ज्योग्राफिकल डेफिनेशन की बात नहीं कर रही हूँ. जो स्टेट होते हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, झारखंड, बिहार, उन स्टेट्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ. यहाँ पे मैं पॉलिटिकल डेफिनेशन की बात कर रही हूँ. तो स्टेट क्या है वो डिफाइन किया गया है आर्टिकल 12 में. तो देखो, आगे जो हम फंडामेंटल राइट्स देखेंगे, जैसे कि आर्टिकल 15 एक फंडामेंटल राइट है. आर्टिकल 15 कहता है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. आर्टिकल 21 एक फंडामेंटल राइट है. आर्टिकल 21 कहता है स्टेट शैल नॉट डिप्राइव एनी वन ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, स्टेट शैल नॉट डू दिस, स्टेट शैल नॉट डू दैट. तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है, ये नेगेटिव ऑब्लिगेशंस ऑन दी स्टेट है कि स्टेट को क्या नहीं करना है, वो फंडामेंटल राइट्स बता रहे हैं. पर ये स्टेट क्या है, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा. इसके लिए हम देखते हैं आर्टिकल 12. तो आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया है स्टेट को. स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स एंड ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सबसे पहला लाइन, स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ द यूनियन की बात हो रही है. प्रेसिडेंट एक स्टेट है, हाँ. प्राइम मिनिस्टर स्टेट है, हाँ. यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट है. कैग एक स्टेट है. सीबीआई एक स्टेट है. कल को आप जाके आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनोगे, आप एक स्टेट बनोगे. पुलिस एक स्टेट है. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी कि लोकसभा राज्यसभा एक स्टेट है. फिर गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ द स्टेट की बात हो रही है. गवर्नर एक स्टेट है. स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट है. फिर स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट है. एनी अदर लोकल अथॉरिटी यानी कि म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत एक स्टेट है. या कोई ऐसी कॉर्पोरेशन विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेयर गवर्नमेंट इज द मेजॉरिटी शेयर होल्डर, जैसे कि LIC स्टेट है, SBI एक स्टेट है. तो हर वो चीज़ जो हमारी कंट्री में पावरफुल है उसको कहा गया है स्टेट, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ये है आर्टिकल 12. तो
अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 कहता है लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। सबसे पहले 13 सब क्लॉज 1, ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट शैल टू द एक्सटेंट सच इनकंसिस्टेंसी बी वॉइड। अब इसका मतलब क्या है, देखो जो भी लॉज हमारे इंडिया में ऑपरेटिव थे बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले जो भी लॉज हमारी कंट्री में इंडिया में ऑपरेटिव थे, इन फोर्स थे, क्या वो लॉ 26 जनवरी 1950 के बाद भी कंटिन्यू होंगे? हाँ, बिल्कुल कंटिन्यू होंगे। लेकिन अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हो, then that law will not continue, then that law will not be in operation, that law will be declared as unconstitutional by the Supreme Court और High Court। तो कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो लॉ थे, हाँ वो कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी कंटिन्यू होंगे, लेकिन अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट विल डिक्लेयर दैट लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट विल स्ट्रक डाउन दैट लॉ। यही कहा गया है सब क्लॉज 1 में। देखो कहा जा रहा है ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट, इफ दोज लॉज आर इनकंसिस्टेंट, इफ दोज लॉज वायलेट द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज फंडामेंटल राइट शैल टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वॉइड। मतलब ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा लॉ को ही आप जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दोगे, इनवैलिड डिक्लेयर कर दोगे। नहीं, अगर कोई लॉ का कोई पार्ट भी अगर इनवैलिड, मतलब कोई अगर लॉ का कोई पार्ट भी अगर इनकंसिस्टेंट है विद द फंडामेंटल राइट, तो उस पार्ट को स्ट्रक डाउन किया जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाएगा बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा लॉ ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर कोई लॉ का कोई पार्ट, कोई हिस्सा भी अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो उस लॉ का उस हिस्से को, उस पार्ट को ही सिर्फ डिक्लेयर किया जाएगा एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो वो जो हिस्सा है दैट विल नॉट बी इन ऑपरेशन, दैट विल बी स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। यही कहा गया है आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 में। अब आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 क्या कहता है, देखो The state shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part, and the law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void। इसमें कहा जा रहा है कि स्टेट तुम कोई भी ऐसा लॉ नहीं पास कर सकते which will violate or abridge the fundamental rights of the constitution, which will be inconsistent with the fundamental rights of the constitution। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की, then supreme court and high court has the power of judicial review। मतलब supreme court and high court has the power to declare that law as unconstitutional, to declare that law as ultra vires, to struck down that law। तो आर्टिकल 13 में स्टेट को कहा जा रहा है कि तुम कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं करोगे जो कि इंडिविजुअल से उनके फंडामेंटल राइट्स को छीन ले, जो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करे, अब्रिज करे, कॉन्ट्रावीन करे, जो फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट रहे। तुम कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया, देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू स्ट्रक डाउन दैट लॉ, टू डिक्लेयर दैट लॉ एज इनवैलिड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अल्ट्रा वायर्स। इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू पावर। तो ये जो टर्म जुडिशियल रिव्यू है, ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया आर्टिकल 13 में, मतलब ये एक इम्प्लाइड राइट है। ठीक है, चलो तो ये आपको पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं 13 सब क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो लॉ क्या है वो भी डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 में ये तो कहा जा रहा है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे फंडामेंटल राइट्स, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैज द पावर टू स्ट्रक डाउन दैट लॉ। ये तो कहा जा रहा है, लेकिन लॉ क्या है ये भी डिफाइन किया गया है आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 में। तो देखो, लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूसेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो कोई भी, मतलब कि देखो यहाँ पे स्टेट कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं कर सकता। लॉ मतलब कोई भी ऐसा ऑर्डिनेंस पास नहीं कर सकता, कोई भी ऐसा ऑर्डर, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जिसके वजह से फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो। तो लॉ क्या है इसको डिफाइन किया गया है आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 में। अब आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 देखते हैं। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। यानी कि देखो, हम लोगों ने देखा आर्टिकल 13 में कि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं कर सकता विच विल अब्रिज, विच विल कॉन्ट्रवीन दी फंडामेंटल राइट्स। अगर स्टेट ने ऐसा किया, देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, दे हैव द पावर टू स्ट्रक डाउन दैट लॉ। मतलब फंडामेंटल राइट्स को टच भी नहीं किया जा सकता है स्टेट द्वारा। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि फंडामेंटल राइट्स को बहुत बार अमेंड किया गया,
तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि एक तरफ आर्टिकल 13 कह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स को टच भी नहीं किया जा सकता, अमेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन फंडामेंटल राइट्स तो अमेंड हुआ है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि स्टेट बाय एन ऑर्डिनरी लॉ कैन नॉट टच फंडामेंटल राइट। स्टेट अगर कोई ऑर्डिनरी लॉ द्वारा फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकता। ऑर्डिनरी लॉ द्वारा मतलब जैसे लॉ को डिफाइन किया गया है अंडर आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 में, दैट मीन्स स्टेट बाय पासिंग एनी ऑर्डिनेंस, एनी रूल, एनी रेगुलेशन, एनी नोटिफिकेशन तुम फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते ऑर्डिनरी लॉ द्वारा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अगर पास किया जाए पार्लियामेंट द्वारा, देन ओनली द फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड। दैट मीन्स पार्लियामेंट बाय यूजिंग आर्टिकल 368, पार्लियामेंट बाय यूजिंग इट्स अमेंडिंग पावर कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। हाँ स्टेट तुम कोई ऑर्डिनरी लॉ द्वारा फंडामेंटल राइट्स को टच नहीं कर सकते, अमेंड नहीं कर सकते। ऑर्डिनरी लॉ द्वारा मतलब तुम गवर्नर प्रेसिडेंट तुम कोई भी ऐसा ऑर्डिनेंस पास नहीं कर सकते विच विल अमेंड द फंडामेंटल राइट। तुम कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन पास नहीं कर सकते विच विल अमेंड द फंडामेंटल राइट, टच द फंडामेंटल राइट। कोई भी ऑर्डर, कोई भी ऐसा ऑर्डिनेंस, कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन, कोई भी ऐसा कस्टम तुम ऐसा ऑर्डिनरी लॉ द्वारा फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते। तो कब कर सकते हो? ओनली बाय पासिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ओनली बाय यूजिंग आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 क्या है? पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ओनली बाय पासिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यू कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। ऑर्डिनरी लॉ द्वारा तुम ये नहीं कर सकते। इसीलिए कहा गया है Nothing in this article shall apply to any amendment of this constitution made under article 368। मतलब ये जो वर्ड लॉ है it does not include constitutional amendment act। ये मतलब है आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 का। लॉ को डिफाइन किया गया है 13 सब क्लॉज 3 में। मतलब लॉ इंक्लूड्स, देखो लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूसेज, इन सब द्वारा फंडामेंटल राइट को टच नहीं किया जा सकता, अमेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन दिस टर्म लॉ does not include constitutional amendment act। मतलब yes, state cannot amend fundamental right using this ordinary law, but state can amend fundamental right using its power under article 368, that is power of the parliament to amend the constitution of India। ठीक है, मतलब the term law does not include constitutional amendment act। ठीक है, चलो तो ये हम लोग देखा आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 के बारे में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 के बारे में। So that's it for today. If you like this video, please do subscribe to my channel and I'll see you in the next session. Till then, take care. Bye bye.